नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विश्व इतिहास की जो बुक है डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित सर की जो बुक है, उस बुक का हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें अब तक हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 5वां चैप्टर जो है, ये है वाणिज्यवाद व औद्योगिक क्रांति। तो वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति का जो चैप्टर है, इसे हम आज शुरू करेंगे। तो करते हैं हम आज के इस क्लास को शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि जॉर्ज स्टीफेंस ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण किया? तो लोकोमोटिव इंजन है जो सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम, जिसका निर्माण किया था जॉर्ज स्टीफेंस ने। तो जॉर्ज स्टीफेंस ने इसका निर्माण कब किया था? तो ये किया था 1814 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख आविष्कार और आविष्कारकर्ताओं के नाम दे रखे हैं और साथ में ईयर लिखे हुए हैं कि कौन से ईयर में ये आविष्कार किए गए थे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं 1769 में जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। 1814 ईस्वी में स्टीफेंस ने रॉकेट यानी कि भाप इंजन का अम, आविष्कार किया और 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने तार यंत्र टेलीग्राम का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया? तो वाटर फ्रेम का जो आविष्कार है वो किया था आर्कराइट के द्वारा। आर्कराइट के द्वारा जो वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया था। 1785 में कोर्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। 1793 में व्हाइटने ने कॉटन जिन का आविष्कार किया। इसके अलावा 1733 ईस्वी के अंदर जॉन के ने फ्लाइट शटल का आविष्कार किया और 1769 में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम यानी कि जल शक्ति का आविष्कार किया था। तीसरा प्रश्न है कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक लिखी थी अर्नोल्ड टोयनबी के द्वारा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 18 सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक को अर्नोल्ड टोयनबी ने लिखा था, जो 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के माध्यम से टोयनबी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द को लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग किया? तो वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाले जो विद्वान थे वो थे एडम स्मिथ। वाणिज्यवाद शब्द का प्रथम प्रयोग मिराबो ने किया था, लेकिन इस शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड में 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्रों का धन में किया गया। इस पुस्तक के 1/4 भाग में वाणिज्यवाद की आलोचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। यहाँ पर 2 वक्तव्य दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला है कि वाणिज्यवाद की नीति 19वीं शताब्दी तक यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा त्याग दी गई थी। यह बात सत्य है। दूसरा है कि औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो यह बात भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के स्वतंत्र होते ही कई उपनिवेश स्वतंत्र हो गए, जिससे भी वाणिज्यवाद का पतन हुआ। कृषि में वाणिज्यिक फसलों को बल मिलने से इंग्लैंड में खाद्यान्न सामग्री की कमी हो गई, जिससे कृषि क्रांति शुरू हुई और वाणिज्यवाद कमजोर हो गया। 19वीं शताब्दी तक यूरोप के अधिकांश देशों में वाणिज्यवाद को त्याग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था? तो इसमें से औद्योगिक क्रांति के परिणाम के बारे में बताया गया है। तो कौन सा जो औद्योगिक क्रांति के का परिणाम नहीं था? तो पहला नए नगरों का उदय, ये तो औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। दूसरा उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या के में कमी का औद्योगिक क्रांति से कोई संबंध नहीं है। तो 3 नंबर है जो इसका राइट आंसर होगा। चौथा है स्कंद कंपनियों व औद्योगिक निगमों का उद्भव हुआ, यह भी सही है। तो 3 नंबर है जो औद्योगिक क्रांति का कोई परिणाम नहीं है जनसंख्या की कमी में। औद्योगिक क्रांति के अन्य परिणाम, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के कुछ और परिणाम दे रखे हैं, जिनमें पहला है कि परंपरागत सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुए, एस्टेट समाप्त हुए, परिवार प्रणाली कमजोर हुई व एकल परिवार प्रणाली विकसित हुई, मजदूरों व श्रम का अमानवीय शोषण हुआ,
खुले बाजार का प्रचलन हुआ, सरकार ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई और ऊर्जा के नवीन साधन खोजे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो इनमें से कौन सी मशीन है जो वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो वह थी स्पिनिंग म्यूल। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर बारीक सूत काटने वाली मशीन म्यूल खच्चर बनाई थी। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत है? तो वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? परशुल्क परशुल्क अवरोधों से बचना, मूल देश के लिए उपनिवेश आवश्यक नहीं, सरकार की अर्थव्यवस्था में भागीदारी की सीमा होनी चाहिए। तो ये तीनों तो वाणिज्यवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। वाणिज्यवाद का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है देश को स्वर्ण व रजत की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार का संतुलन अनुकूल बनाए रखना। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को चुनिए। तो वाणिज्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। निर्यात बढ़ाने के प्रयास, बुलियन से सोना चांदी के अंत प्रवाह पर जोर, उच्च सीमा शुल्क दरें और संयुक्त स्कंद कंपनियों का निर्माण। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वाणिज्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है, कच्चे माल का आयात प्रोत्साहित और तैयार माल का आयात हतोत्साहित करना, व्यापारिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध तथा उपनिवेश स्थापित करने के लिए राजनीतिक युद्ध प्रारंभ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुमूल्य धातुवाद और व्यापार का अनुकूल शेष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये वाणिज्यवाद की विशेषता है। किसी राष्ट्र द्वारा व्यापार को एक मुहिम या अभियान के रूप में संचालित करने को वाणिज्यवाद कहा जा सकता है। इसे बुलियनवाद भी कहा जा सकता है। इसमें सोना चांदी बुलियन के निर्गमन को हतोत्साहित कर आगमन को प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति है जो वो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड के अंदर। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में होने के प्रमुख कारण क्या है कि नौ परिवहन की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी, कोयला व लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और पूंजी की प्रचुरता व पर्याप्त सस्ता श्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यवाद का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई थी, जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वह तो हुआ था इंग्लैंड के अंदर, लेकिन वाणिज्यवाद का उदय जो सबसे पहले हुआ ये वह हुआ था स्पेन के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में और वाणिज्यवाद का सबसे पहले उदय जो ये स्पेन में हुआ था। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वाणिज्यवाद का उदय सबसे पहले स्पेन में हुआ क्योंकि स्पेन ही पहला देश था जहां उसके अमेरिकी साम्राज्य को भारी मात्रा में सोने चांदी की बाढ़ आई। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने क्रोमवेल के काल 1558 से 1658 तक वाणिज्यवाद चरम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताने की कौन कौन से कथन है जो इसमें सत्य कथन है। पहला है कि इंग्लैंड ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, तो ये बात सही है। दूसरा कि फ्रांस ने निर्यातक वस्तुओं पर जोर दिया, यह भी सत्य है। तीसरा स्पेन व पुर्तगाल ने सोने व चांदी के स्रोतों पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, यह भी सत्य है। चौथा है कि जर्मनी ने सरकारी कोष व सेना के विस्तार पर बल दिया, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों इसके राइट है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही होगा। वाणिज्यवाद के प्रारंभ के सर्वमान्य मत के अनुसार 16वीं से 18वीं शताब्दी का काल माना जाता है। 17वीं शताब्दी के इस विचारधारा के प्रखर समर्थक थे थॉमस मोन, जेम्स स्टुअर्ट, ओल्बर्ट, एंटोनियो सेरा आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवियाथन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो लेवियाथन नामक जो पुस्तक लिखी थी यह लिखी थी थॉमस हॉब्स के द्वारा। लेवियाथन व डी सीवे नामक पुस्तकों की रचना थॉमस हॉब्स ने की थी। इसका संबंध वाणिज्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादन से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दे रखे हैं, इन दोनों कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है कि वाणिज्यवादी व्यवस्था में गिल्ड व्यवस्था का पतन हुआ, तो ये सत्य है। दूसरा,
गिल्ड स्थानीय व्यवस्था थी और वाणिज्यवाद राष्ट्रीय व्यवस्था। तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या है। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। वाणिज्यवाद व्यवस्था में गिल्ड व्यवस्था का पतन हुआ क्योंकि गिल्ड व्यवस्था स्थानीय व्यवस्था थी जबकि वाणिज्यवाद राष्ट्रीय व्यवस्था थी। वाणिज्यवाद ने भौगोलिक खोजों को गति प्रदान कर संपूर्ण विश्व में ज्ञान विज्ञान के प्रसार को बढ़ावा दिया। एक दूसरे के संपर्क में आने से विभिन्न देशों की जनता के बीच अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्यवाद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वाणिज्यवाद नामक जो पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी एली हेक्सर ने। तो एली हेक्सर 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। स्वीडिश आर्थिक इतिहासकार एली हेस्कर ने 1931 ईस्वी में वाणिज्यवाद नामक पुस्तक लिखी थी। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को 1764 में लिखना प्रारंभ किया। 1776 में इसे प्रकाशित हुई। जेएम किन्स की पुस्तक का नाम द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पूंजीवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो क्या था? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कार्ल मार्क्स ने ये पूंजीवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वाणिज्यवादी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का उदय हुआ था। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि वाणिज्यवाद के परिणाम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वाणिज्यवाद के परिणाम से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से हैं जो इसके सही है। सबसे पहला है कि वाणिज्यवाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। तो ये सही है। दूसरा, आर्थिक क्रियाओं जैसे विपणन, मंडी, बैंकिंग, मुद्रा बाजार आदि को गतिशीलता मिली। तो ये भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपने उपनिवेशों का शोषण व दोहन किया गया। यह भी सत्य है। और चौथे नंबर है कि पूंजीवाद व मध्यम वर्ग का उदय होना। तो यह भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों इसके सत्य है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र व्यापार का सिद्धांत विकसित होने से वाणिज्यवाद का पतन प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में उदारवाद के उदय से वाणिज्यवाद को मृत प्राय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है? यहाँ पर एक तरफ देशों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वाणिज्यवाद विचारधारा दे रखी है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से सत्य है। कोलबर्टवाद जो है ये फ्रांस की थी। कोलबर्टवाद जो विचारधारा है ये फ्रांस देश से निकली थी। तो पहला जो बिल्कुल सही है। दूसरा है केमलिज्म जो जर्मनी की थी और मर्केटिलिज्म जो विचारधारा है ये इंग्लैंड से आई थी। तो तीनों ही सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फ्रांसीसी राजा के मंत्री कोलबर्ट ने वाणिज्यवाद को पूर्ण मनोयोग से लागू किया, इसलिए उनके नाम पर कोलबर्टवाद नाम पड़ा। जर्मन वाणिज्यवादियों का प्रमुख लक्ष्य सरकारी कोष केमर में वृद्धि करना था, इसलिए इस विचारधारा का नाम कैम्ब्रिलिज्म पड़ा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोप का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी यूरोप का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, ये पुस्तक लिखी थी जेरोम एडोल्फ ब्लोकी के द्वारा। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। 1837 में जेरोम एडोल्फ ब्लोकी ने यूरोप का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास लिखा, जिसमें पहली बार तकनीकी परिवर्तनों की दृष्टि से औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। अर्नोल्ड टोयनबी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। कार्ल मार्क्स, अगर कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। 1867 ईस्वी में लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1750 ईस्वी से 1830 तक औद्योगिक क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था? तो 1750 से 1830 तक औद्योगिक क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वह था ब्रिटेन। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, सॉरी इसकी व्याख्या है इस प्रश्न की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड के बाद बेल्जियम दूसरा देश था जहां औद्योगिक क्रांति ने साकार रूप लिया। 1830 से 1850 तक औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व बेल्जियम ने किया था। बेल्जियम में औद्योगिक क्रांति विलियम व जॉन नामक अंग्रेज लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ घरेलू उत्पादन प्रणाली को कारखानों की उत्पादन प्रणाली में बदल देना है। यह किसने कहा था? तो यह बात कही थी प्रोफेसर हेजर ने।
तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दे रखे हैं, यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कथन नंबर ए में कहा गया है कि यूरोप में रूस की औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सबसे बाद में हुआ, तो यह बात सत्य है। कारण आर में कहा गया कि पूंजी के अभाव, कृषि दासता आदि कारणों से वहां औद्योगिक विकास नहीं हो सका, तो यह बात भी सत्य है। तो कारण कथन ए और कारण आर ये दोनों ये जो बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या है। यूरोप की बड़ी शक्तियों में प्रमुख रूस में औद्योगिक क्रांति का विकास बाद में हुआ, क्योंकि यहाँ लोहे और कोयले की प्रचुरता तो थी, परंतु पूंजी का अभाव व कृषि दासता आदि कारणों से वहां औद्योगिक विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किसने किया। तो पहली स्वचालित बुनाई मशीन है जो इसका निर्माण किया गया था, यह किया गया था रिचर्ड रॉबर्ट्स के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1825 ईस्वी में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने प्रथम स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकोमेन ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए वाष्प इंजन का आविष्कार किया। 1784 ईस्वी में हेनरी कोट ने ऐसी विधि पंडलिंग का आविष्कार किया जिसके द्वारा अधिक अच्छा व शुद्ध लोहा बनाना संभव हुआ। 1856 में हेनरी बेसमेर ने जल्दी एवं सस्ता इस्पात बनाने की विधि खोज निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्थर यंग को नई खेती का मसीहा या अवतार किसने कहा। तो ऑर्थर यंग को जो नई खेती का मसीहा या अवतार है जो किसने कहा था, तो यह कहा था ट्रेविलियन ने। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। ऑर्थर यंग 1744 से 1820 ने नई खेती का प्रचार किया। छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाने व उनकी बाड़ाबंदी का सुझाव दिया गया। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका भी निकाली। इन सभी कारणों से ट्रेविलियन ने ऑर्थर यंग को नई खेती का मसीहा या अवतार कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ कुछ आविष्कारकों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए आविष्कार दे रखे हैं। तो सबसे पहले जेथरोटल जेथरोटल ने ड्रिल मशीन का आविष्कार किया, तो यह सत्य है। दूसरे नंबर पर है टाउनशेड ने फसल चक्कर का आविष्कार किया, यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है रॉबर्ट बेकवेल ने भेड़ की लेसेस्टर नस्ल का आविष्कार किया, यह भी सत्य है। चौथे नंबर पर है जॉन के ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, तो यह बात है बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पेनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था वो किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। तो जेम्स हरग्रीव्स ने जेम्स हरग्रीव्स ने जो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, वहीं जॉन के ने जो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है ये किया गया था जॉन के द्वारा, और स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया ये किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। तो 4 नंबर ऑप्शन जो गलत हो जाएगा, तो इसमें पूछा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कुछ आविष्कारकों के नाम, आविष्कार और सामने ईयर दे रखे हैं कि कौन से सन में ये आविष्कार किए थे। तो सबसे पहले जो आविष्कारकों का नाम आता है वो आता है जेथरोटल ने ड्रिल मशीन का आविष्कार किया जो 1701 में किया था। टाउनशेंड ने फसल चक्र का, रॉबर्ट बेकवेल ने लेसेस्टर नस्ल का, जॉन केन ने फ्लाइंग शटल का 1733 ईस्वी में, और जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनिस का आविष्कार किया, वो किया था 1764 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया खाद का आविष्कार किसने किया था। तो यूरिया खाद का जो आविष्कार किया ये किया था लाइबिंग ने। तो 27वें में 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। जर्मनी के जॉन लाइबिंग ने यूरिया खाद का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने स्पिनिंग जेनी में सुधार कर जल शक्ति से चलने वाला पन चौकट वाटर फ्रेम बनाया था। तो वाटर फ्रेम यानी कि पन घट बनाने वाले कौन थे, तो वह थे रिचर्ड आर्कराइट। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर भी कुछ आविष्कार और आविष्कारकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके ईयर दे रखे हैं। तो आर्कराइट ने पंच चौकट वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था जो 1769 में किया गया। एलियास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया 1846 में। रॉबर्ट फुल्टन ने
प्रथम वाष्पचलित नौका का आविष्कार किया था 1807 में, और चार्ल्स गुडियर ने रबर टायर का आविष्कार किया था 1839 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स ने मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर किस स्थान पर एक फैक्ट्री लगाई जिसमें इंजन बनाए जाते थे? तो यह बनाई थी बर्मिंघम ने। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि कोयले से कोक बनाने की प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो कोयले से कोक बनाने की जो प्रणाली का आविष्कार किया गया था, यह आविष्कार किया था एब्राहम डर्बिन के द्वारा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार और आविष्कारकों के नाम है, नाम की एक सारणी बनाई हुई है। तो सबसे पहला नाम आता है जॉन मर्काडम। जॉन मर्काडम ने सड़क निर्माण की जो आधुनिक तकनीक है उसका आविष्कार किया। मेटकोफ ने सड़क निर्माण प्रारंभ किया। इब्राहम डर्बी ने कोयले से कोक बनाने की प्रणाली का आविष्कार किया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप इंजन और रॉकेट का आविष्कार किया। जेम्स ब्रिडले ने नहर बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हडसन ने शैतान का औजार किसे कहा था? तो हडसन ने जो शैतान का औजार कहा था, यह कहा था क्लेमेंट को। रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 में प्रथम वाष्पचलित नौका क्लेमोट का आविष्कार किया था। हडसन ने इसे शैतान का औजार भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियस के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सीरियस सीरियस क्या है? तो सीरियस जो है ये समुद्री स्टीम बोट है। तो समुद्री स्टीम बोट का जो नाम है ये है सीरियस है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समुद्र पार करने वाली प्रथम बोट का नाम सीरियस था, जिसने 1838 में अटलांटिक महासागर को 18 दिन में पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी इंजीनियर लेसेप ने स्वेज नहर का निर्माण कब पूरा किया? तो फ्रांसीसी इंजीनियर लेसेप ने स्वेज नहर का जो निर्माण है ये 1869 में कंप्लीट किया था। 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप ने स्वेज नहर का निर्माण पूरा कराया, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती थी। इससे यूरोप भारत के मध्य की दूरी 1/3 कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है यह हुई थी सूती वस्त्र उद्योग से। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो द्वीपों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम अंतरजलीय तार यंत्र अटलांटिक केबल केबल किन किन महाद्वीपों के मध्य लगाया गया था? तो यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य लगाया गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक में औद्योगिकीकरण के दौर में अपराधियों व भिखारियों के बीच रहने वाले एक अनाथ की कहानी है। इस पुस्तक की रचना किसने की? तो इस पुस्तक की रचना करने वाले रचनाकार थे चार्ल्स डिकेंस। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चार्ल्स डिकेंस की एक अन्य रचना या उपन्यास हार्ड टाइम्स में एक काल्पनिक औद्योगिक उदास उदास शहर का वर्णन है। एमिल जोला के उपन्यास जर्मनिल में खदान मजदूरों की शोचनीय स्थिति और उनकी असफल हड़ताल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो मुद्रण कला का जो आविष्कार हुआ था यह सबसे पहले हुआ था जर्मनी के अंदर। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सीसा, रंगा तथा सुरमा की मिश्र धातु से पहली बार गुटेनबर्ग ने जर्मनी में 15वीं शताब्दी में टाइप बनाए। उन्होंने छपाई का यंत्र तथा स्याही बनाकर टाइप कला का पूर्ण रूप से आविष्कार किया था। 11वीं शताब्दी में पी सिंह ने चीन में पहली बार मिट्टी को पकाकर टाइप बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला स्थायी फोटोग्राफ बनाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो दुनिया का पहला जो स्थायी फोटोग्राफ बनाने का जो श्रेय मिलता है यह मिलता है जे.एन. नीप्चे को। तो 1 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंच आविष्कारक जोसेफ नाइसफोर नीप्चे ने इस स्थायी फोटोग्राफ का नाम व्यू फ्रॉम द विंडो एट द ग्रास दिया था। यह दुनिया का पहला फोटोग्राफ है जो 190 साल पुराना है। इसे 1826 या 1827 में खींचा गया था। विश्व में सर्वप्रथम डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो डाक सेवा की अगर बात की जाए तो यह सबसे पहले प्रारंभ हुई थी 1835 ईस्वी के अंदर। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में हमें असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो सबसे पहला है कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का अनुभव करने वाला पहला देश था। यह बात सत्य है। दूसरे नंबर में कहा गया इंग्लैंड के पास कोयला तथा लौह संसाधन बहुतायत में उपलब्ध थे। यह भी सही है।
तीसरा नंबर है कि इंग्लैंड में वस्तुओं के बाजार के बीच संचलन में नदियों के अच्छे जाल तथा दंतुरित तटरेखा से सहायता मिलती थी, तो ये भी सत्य है। चौथे नंबर में कि 1780 के दशक में लौह उद्योग ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गया था, तो ये बात गलत है। उसमें लौह उद्योग नहीं बल्कि सूती वस्त्र उद्योग है जो औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बना था, तो 4 नंबर है जो गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य कथन पूछा है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उत्तर है जो 4 नंबर, औद्योगिक क्रांति का प्रतीक लौह उद्योग नहीं अपितु सूती वस्त्र उद्योग को मना सूती वस्त्र उद्योग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दो कथन है। पहला कथन है कि ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकीकरण का अनुभव करने वाला पहला देश था, तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि राज्य में समान कानून और एक ही मुद्रा थी, तो यह बात भी सत्य है। तो ए कथन और दूसरा कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है वो कथन की भी सही व्याख्या है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक कथन और एक कारण दे रखा है। पहला कथन है कि औद्योगिक क्रांति वास्तव में एक बहुकारणात्मक क्रांति थी, शताब्दियों के विभिन्न प्रकार के कारकों में इस युगांतकारी घटना को जन्म दिया, तो यह बात सत्य है। दूसरा, संक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने उत्पादन के क्षेत्र में क्रांति लाने में मदद की, नए वैज्ञानिक ज्ञान का उदय हुआ, यह भी सत्य है। लेकिन ये जो कारण है इस कथन की व्याख्या नहीं है, लेकिन है दोनों सही। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहलू को औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता, तो यह बात ध्यान रखना कि औद्योगिक क्रांति का कारण किस पहलू को नहीं माना जाता। जनसंख्या में उछाल, भाप के इंजन के लिए वाणिज्यिक लाइनों की स्थापना, संचार और बैंकिंग के लिए नए तरीकों का विकास, तो ये तीनों सही है। और चौथा है संरक्षणवाद की सरकारी नीति, तो इसको जो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं माना जाता है, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के साथ साथ क्या हुआ था, तो औद्योगिक क्रांति के साथ जो परिवहन क्रांति भी हुई थी। औद्योगिक क्रांति भाप की शक्ति के साथ शुरू हुई। अंग्रेजों ने पारंपरिक नौकायान जहाजों को वाष्प शक्ति से चलने वाले जहाज के साथ बदल दिया। दो स्कॉटिश इंजीनियरों मैकडेम और टेलफोर्ड ने सड़क निर्माण का विज्ञान भी विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ, तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति से पहले पूंजीवादी कृषि का उदय हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य युग में वाणिज्यिक क्रांति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वाणिज्यिक क्रांति का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था ये किया था रॉबर्ट एस लोपेज के द्वारा, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वाणिज्यिक क्रांति काफी हद तक इटली में हुई, जबकि वाणिज्यवाद का प्रारंभ जो प्रथम बार स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थिक मामलों के सरकारी नियम विशेष रूप से व्यापार और उद्योग में को किस प्रकार संदर्भित किया जाता है, तो वो वाणिज्यवाद के रूप में। वाणिज्यवाद व्यापारिक पूंजीवाद के एक प्रारंभिक चरण था, इसे बुलियनवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक पूंजीवाद किस पर आधारित था, तो औद्योगिक जो पूंजीवाद है यह उच्च व सुरक्षात्मक शुल्क और फैक्ट्री सिस्टम की भांति केंद्रीकृत उत्पादन पर आधारित था, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तक्षेप नीति अर्थशास्त्र की वकालत किसने की थी, तो हस्तक्षेप नीति अर्थशास्त्र की वकालत करने वाले जो विद्वान थे वो थे एडम स्मिथ, तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। एडम स्मिथ स्मिथ हस्तक्षेप नीति अर्थशास्त्र के समर्थक थे, अर्थात वे लेजेस फेयर नीति बाजारों पर सरकार का नियंत्रण नहीं के समर्थक थे। वहीं जॉन सेल्डे ने समुद्री बंद की व ह्यूगो ह्यूगो गोर्सियस ने समुद्री स्वतंत्रता की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, तो यहाँ पर पूछा गया कि 3 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले कि वोल्डेस रे कैस्टिग्लियोनी आर्ट ऑफ द कॉटियर, ये सही है। मॉरिस डॉब स्टडी इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ये भी सही है। और डेविड रिकॉर्ड होगी
ऑन द प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय राज्यों द्वारा संरचनात्मक का अभ्यास क्यों किया जाता था? तो यह किया जाता था घरेलू विनिर्माण उद्योगों की रक्षा और प्रचार के लिए। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवाद पहली बार कहाँ देखा गया? तो पूंजीवाद पहली बार कहाँ देखा गया था? तो पूंजीवाद कृषि के उद्योग के साथ इंग्लैंड में जो सबसे पहली बार देखा गया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सेंट साइमन ने कैपिटलिज्म शब्द को प्रचारित किया। व्लादिमीर लेनिन ने साम्राज्य को पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीवाद का चरण नहीं है? तो इसमें से पूंजीवाद का चरण कौन सा नहीं है? व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, ये तीनों पूंजीवाद के चरण है, लेकिन शाही पूंजीवाद है जो, ये पूंजीवाद का चरण नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्यापारिक पूंजीवाद व्यापार, लूट और दासता पर आधारित था, वहीं कृषि पूंजीवाद प्राय ग्रामीण इलाकों में घेराव आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटो औद्योगिकीकरण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रोटो औद्योगिकीकरण को औद्योगिकीकरण से पहले औद्योगिकीकरण कहा जाता है। तो औद्योगिकीकरण से पहले औद्योगिकीकरण को प्रोटो औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो इसका 54वें नंबर क्वेश्चन का है जो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रोटो औद्योगिकीकरण शब्द हंस मेडिक पीटर क्राइटे जुगन स्कलबॉम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा किसने दिया? तो राष्ट्रीय व्यापारियों की धारणा को बढ़ावा देने वाले थे व्यापारिक सिद्धांत। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्यापारिकता ने आर्थिक राष्ट्रवाद और एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सरकारी विनिमय दोनों को पदोन्नत किया। व्यापारिकता संरक्षणवाद, युद्ध के समान स्थिति, राष्ट्रों के बीच धन के लिए संघर्ष के पक्ष में एक सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शाही शक्ति किसकी थी? तो 17वीं शताब्दी में सबसे बड़ी शाही शक्ति जो थी वो डचों की थी। 17वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम विश्व की अर्थव्यवस्था का केंद्र था, वहीं 18वीं शताब्दी में सबसे मजबूत शाही शक्ति इंग्लैंड की थी। 18वीं शताब्दी में लंदन में रॉयल एक्सचेंज का समेकन देखा गया। फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का अर्थ पूंजीवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा जो पूंजीवाद का चरण नहीं है, यह प्रश्न अभी पहले आया था। व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिकी पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, ये तीनों पूंजीवाद के चरण है, बल्कि शाही पूंजीवाद जो पूंजीवाद का चरण नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन बताना है कि कौन सा औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में। तो सबसे पहला कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति का अनुभव करने वाला देश था, यह सत्य है। इंग्लैंड सौभाग्यशाली था कि कोयला तथा लौह संसाधन बहुतायत में उपलब्ध थे और इसी तरह अन्य खनिज सीसा, ताम्र और ताम्र के साथ साथ टिन भी बहुतायत में उपलब्ध थे जो उद्योगों में प्रयोग किए जाते थे। तो यह भी सत्य है। तीसरे नंबर पर है कि इंग्लैंड में वस्तुओं के बाजार के बीच संचालन में नदियों के अच्छे जाल तथा तटरेखा से सहायता मिली, यह भी सत्य है। 1780 के दशक में लौह उद्योग ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बना। तो लौह उद्योग नहीं बल्कि सूती वस्त्र उद्योग है जो औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बना था। तो यह बात है जो गलत है। तो 4 नंबर इसका गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। इंग्लैंड सौभाग्यशाली था कि कोयले और लौह अयस्क उद्योग में इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। 18वीं शताब्दी तक प्रयोज्य लौह का अभाव था। औद्योगिक क्रांति का प्रतीक सूती वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इंग्लैंड में पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ करने के पीछे का एक कारण नहीं था? तो कौन सा है जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ करने के पीछे का एक कारण नहीं है? तो सबसे पहला है कि नौगम्य नदियां आंतरिक व्यापार को सुगम बनाती है, यह तो कारण था, यह तो सही है। दूसरा है कि इंग्लैंड में अनुकूल जलवायु दशाओं के फलस्वरूप मशीनें पवन व जल शक्ति से संचालित हो सकती थी, तो यह बात है जो गलत है। तीसरा नंबर है इंग्लैंड में कोयला, लोहा तथा अन्य आवश्यक प्राकृतिक संसाधन थे, यह भी सही है। देश का कोई मार्ग, कोई भाग समुद्र से अधिक दूर नहीं था, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें जो कारण नहीं था वो पूछा, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा।
इसके अलावा और कौन-कौन से अन्य कारण थे? तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति औद्योगिक क्रांति से पूर्व हो चुकी थी। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति के कारण उसके पास सुव्यवस्थित बंदरगाह थे। इसने पूंजीवादी व्यवसाय की प्रधानता प्रभुत्व को देखा था। विज्ञान संबंधी आविष्कारों में औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। तो पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बारे में निम्नलिखित में से सही है। तो इसमें से कौन कौन से सही है? रेशम लेस बनाने और बुनाई उद्योगों में महिलाएं प्रमुख कामगार थी, ये सत्य है। दूसरा, बच्चों पर औद्योगिक कार्य के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में फैक्ट्री प्रबंधक पूरी तरह से अवगत थे, तो ये फैक्ट्री प्रबंधक अवगत नहीं थे। 2 नंबर है जो गलत है। तीसरा है कि बच्चों को वस्त्र कारखानों में प्राय काम में लगाया जाता था, तो बिल्कुल बच्चों को काम में लगाया जाता था। चौथा है कि चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास हार्ड टाइम्स औद्योगिकीकरण को सत्रांश की गंभीर आलोचना थी, तो यह भी सत्य है। तो इसमें पूछा है कि सही कौन कौन से हैं? तो दो को छोड़कर एक, तीन और चार, दो है जो गलत है और एक, तीन और चार सही है। तो सही बताने इसमें तो एक, तीन और चार, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कृषि नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश की कृषि नीतियों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि ब्रिटिश नीतियों ने कभी कभी उद्यमी रैयत का एक वर्ग बनाने की कोशिश की जो उद्यमी जोखिमों के लिए तैयार रहते थे, तो यह बात है जो बिल्कुल सही है, जिसमें नवाचार की क्षमता होती थी, तो ये सही है। दूसरा है कि किसानों के एक छोटे विशेष समूह को 1859 और 1885 में एक पक्षीय बेदखली किराया वर्दी से कानूनी संरक्षण प्राप्त था, तो ये बात भी सत्य है। छोटी भूमि के अंग्रेज किसान व्यवस्था वाले उद्यमी किसानों के वर्ग ने कृषि क्षेत्र में सुधार किए, तो ये सुधार नहीं किए थे, ये बात है जो गलत है। तो इसमें पूछा कि सही कथन कौन से हैं? तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा कथन है जो गलत है। तो पहला और दूसरा, 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। और इसके साथ ही आज की जो क्लास थी वाणिज्यवाद और औद्योगिक क्रांति, ये यहीं पर समाप्त होती है। इसके पश्चात हम जो अगली क्लास करेंगे कल, उसमें राष्ट्र राज्य का विचार, ब्रिटेन व फ्रांस का गठन। तो राष्ट्र राज्य का विचार और ब्रिटेन व फ्रांस का गठन, ये एक छोटी सी क्लास होगी जो हम कल सुबह 9 बजे करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।